हेलो बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री की क्लास में। आज हम कुछ प्रश्नों को करने जा रहे हैं और जितना हमने पीछे सीखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे। तो देखिए प्रश्न क्या है। कह रहा है कि एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ध्यान ध्यान से देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को पहली बात तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है। हम देखिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को ले रहे हैं, और अब ये जो प्रश्न इधर की जो प्रश्न होंगे ये परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को हमारी शेयर करिएगा, और अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है। तो एल्यूमिनियम क्या है, घनीय निविड संकुलित संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। इसका धात्विक अर्धव्यास मान त्रिज्या 125 पिकोमीटर है। तो इसके कोर की लंबाई बताइए। कोर की लंबाई का मतलब एक ही बात है। देखो क्या कह रहा, सुनो। एल्यूमिनियम घनी, देखो घनीय निविड संकुलित कहीं पर भी आ जाए तो हमने पढ़ा दिया इसमें सीसीपी होता है। सीसीपी को एफसीसी भी कहते हैं, यानी फलक केंद्रित घनी सेल। ठीक है। तो कहीं पर आपको दिख जाए कि घनीय निविड संकुलन, इसका मतलब सीसीपी है या एफसीसी। देखिए हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन देखो यहाँ कर रहे हैं, ध्यान रखना इसको। सॉल्यूशन सबसे पहली बात तो यह है कि यह घनी निबिड़ संकलित संरचना, इसका मतलब यह संरचना कैसी है, एफसीसी। कैसी संरचना है, एफसीसी। इसका मतलब यह है फलक केंद्रित। कैसी है, फलक केंद्रित है। देखो ये फलक के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि कण कहाँ कहाँ पर होते हैं, कोने पर होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप लोग अच्छे से पढ़िएगा भी। ठीक है। ये देखो त्रिज्या r है, यह त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, r। और यह भुजा कितनी है, a। और यह वाली भुजा भी कितनी है, a। ठीक है। तो इसके लिए हमने बताया था आपको कि कौन सी संरचना है, सीसीपी। पहली बात तो संरचना कौन सी है, सीसीपी या एफसीसी, यह वाली संरचना है। ठीक है। अब इसमें हमने बताया था जो मान आया था इसके लिए, क्या आया था कि 4r बराबर √2a, यह हमने मान निकाला था। इसके लिए आप लोग देखिएगा पिछली वीडियो में, इस तरह से हमने बताया था। तो इसमें जो 4r माने कर्ण का वर्ग जो हो जाएगा, देखो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। ठीक है। अगर आपको फार्मूला याद ना हो तो आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है। तो यह r है, यह क्या है, 2r r, कुल मिलाकर कितने r हो जाएंगे, 3r 4r हो जाएंगे। और यह लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर हो जाएगा रूट में, और जब उसको सॉल्व करेंगे तो √2 आएगा। तो हमें क्या चाहिए, a का मान पूछा है, कोर की लंबाई। तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा, बोलो। a बराबर कितना आ जाएगा, 4r बाई √2। अब देखो जो वैल्यू दी गई है, 4r का मान कितना दिया गया है, r का मान, r का मान कितना है, 155 पिकोमीटर। 125 बटे में √2। अब देखो नीचे √2 है, तो √2 से नीचे क्या करेंगे, इसको हम परमेयीकरण कर देंगे। ऐसा करने पर हमें क्या मिलेगा, ये 2 मिलेगा, नीचे 2 मिलेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी आ जाएगा। अच्छा देखो थोड़ा ध्यान देना, इसको सॉल्व करोगे 2 आएगा, 2 दूना 4 2 बार जाएगी, और फिर 2 से इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 125। तो इसमें आ जाएगा, यह है
काट देंगे तो हो जाएगा 2 और 2 पच्चे 10। देखो सीधे कर रहे हैं, 4 करीम 2 करीम 2 2 आएगा, 2 से 4 काटेंगे 2 आएगा, 2 पच्चे 10, 2 दूना 4 1 5, 2 एक नम 2, 125 दूना हो जाएगा 250। ठीक है, अब यह हो जाएगा गुणे हो गया करड़ी में 2, इतना हमें बचेगा। कितना बचेगा? करड़ी में 2, अब बटे में 1 आप लिख सकते हो या न लिखो। ठीक है, अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं, देख लेना इसको, यहाँ पे इधर देख रहे हैं। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे करड़ी में 2 का मान कितना होता है? 1.414। 1.414 है तो 10 करेंगे 14, 14 पचे 70 और 14 दूना 28, 28 35 लगभग कुछ आ जाएगा 4 पॉइंट कुछ रूप में आएगा 300, लगभग हो जाएगा 353 पॉइंट कुछ आएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा। ए बराबर देखो यहाँ देख लेना। ठीक है, यहाँ देख लेना, यहाँ भी जगह लिए हैं इसलिए। तो आ जाएगा 250 गुणे 1.41। तो 4 1 लिखते हैं तभी कोई 1.41। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे देखो यह 10 इसके साथ ले लेंगे, अगर 10 से गुणा करेंगे तो 14 हो जाएगा। तो 14 शून्य 14 पचे 70 और 14 दूना 28, 28 5 8 35 कुछ मिलाकर आ जाएगा लगभग 53 के रूप में। देख गुणा करके देख लेते हैं। 250 1.41 छोड़ दो, एक इतने लो। अब देखो 0 0 या केवल 14 अगर लिया जाए, चलो ठीक है, 1 पच्चे 5, 1 दूना 2 4 0। ठीक है, 0 5 2 0 5 2 4 20 2 4 दूना 8 10 0 5 2 0 5 2 5 3 3.2। अच्छा 2 अंक पर है 352 तो यानी आ जाएगा 352। अच्छा ये 4 अगर आ जाएगा मान लेते 53 आ जाएगा। ठीक है, 53.5 लगभग हमारा आंसर आया है। ठीक है, तो हमें देखो 352.5 आया है, तो वैसे 352.5 ही लिखते हैं, कोई दिक्कत है। 352.5 अगर हम लेते हैं कितना 4 तो ये लगभग 53 के रूप में आ जाएगा, 53 लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया कितना? अच्छा कितना आएगा? पिकोमीटर के रूप में आ जाएगा। कितना आएगा? पिकोमीटर के रूप में आएगा, क्योंकि हमने त्रिज्या किसमें ली थी? पिकोमीटर के रूप में ली थी। तो 353.5 लगभग कितना मान ले सकते हैं? 354 पिकोमीटर। फिर से देख लेना, अगर प्रश्न में कहे कि एल्यूमिनियम घनीय निबिड़ संकुलित रचना है, इसका मतलब वह सीसीपी या एफसीसी में है, फलक केंद्रित में है। तो हमने बताया था फलक केंद्रित के, देखो हमने संरचना बना दी और उसमें 4r बराबर √2 ये होता है, तो यहाँ से एक की वैल्यू निकालेंगे और मान रख देंगे, बस सॉल्व कर देना है, हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। वैसे हमारा जो आंसर आया है 353.5 पिकोमीटर के रूप में आया है। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगला दूसरा प्रश्न देखो क्या है। कह रहा है कि सोडियम धातु अंतः केंद्रित घनीय जालक के रूप, अच्छा मतलब केंद्रित घन जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अंतः केंद्रित या काय केंद्रित। देखो अंतः केंद्रित लिखा जाए या काय केंद्रित लिखा जाए, या काय केंद्रित, दोनों बात एक, अंतः या काय। ठीक है, तो सोडियम धातु अंतः या काय केंद्रित घन जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है, तो होता है जिसमें एकक कोष्ठिका की भुजा की लंबाई 4.29 एंगस्ट्रॉम हो। तो सोडियम परमाणु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो पहली बात तो हम देखते हैं कौन सा अंतः केंद्रित है। ठीक है, आपको चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर आपको समझाने के लिए बना दे रहे हैं। देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले अंतः केंद्रित या काय केंद्रित के लिए हमने बताया था,
अंतः केंद्रित या काय केंद्रित के लिए जो फार्मूला है R बराबर होता है, देखो सीधे यहाँ से निकालेंगे और 3 ये होता है, R बराबर होता है √3/4A। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला होता है। अच्छा, इसके लिए देखो क्या है, अगर हम यहाँ से इसके लिए फार्मूला बनाना चाहें तो आप यहाँ से लिख सकते हो इसको, इम्प्लाई दैट R बराबर √2/4A। तो आप ये देख रहे हो यहाँ पे दोनों पे, अगर आप FCC के रूप में ले रहे हो तो R बराबर √2, FCC के रूप में ले रहे हो तो R बराबर √2/4A है। और आप BCC के रूप में ले रहे हो, काय केंद्रित का मतलब कैसी संरचना है, BCC। तो BCC संरचना में आपको केवल √3 ये कर देना है, √3 कर देना है बस, और बाकी चीज नीचे वाली और अन्य वैल्यू वही रहेगी। अब क्या करना है, जो मान होगा आपका वह रख देना है। √3 का मान 1.732 गुणे ए की वैल्यू है 4.29 एंगस्ट्रॉम। चलो 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1.732 गुणे ए 1.0, 4 7 28, 4 25 20। ठीक है, अब ये कट गया, अब इसका गुणा कर देंगे, तो इसका गुणा करेंगे तो लगभग कितना आएगा देख लेते हैं, 1.732 और 1.075, 5 दूना 10, 5 3 15। ठीक है, और लगभग इसका आ जाएगा, चलो देख लेते हैं, 5 दूना 10, 5 3 15, 16, 5 7 35, 5 1 5 3 8, 7 दूना 14, 7 3 21 22, 7 7 49 51, 7 1 7 12, 0 0 0 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 0 8 11 हो जाएगा, 3 2 5 6 हो जाएगा, 18 कितना, 3 3 6 1 2 3 4 5 माने लगभग आ जाएगा कितना, 1.86 एंगस्ट्रॉम, 1.86 एंगस्ट्रॉम, या 1.86 गुणे 10⁻⁻10 मीटर के रूप में हम लिख सकते हैं। तो हमारा यह भी आंसर हमारा हो जाएगा, किसके बराबर आया है, R के बराबर, 1.86 के रूप में कुछ पॉइंट आ जाएगा, या 1.85 या 8.6 के रूप में, 8 3 11, ठीक है, 1.86 या 8.5 के रूप में हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर यह हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अभी हमने 2 प्रश्नों को किया, और ये हमारे जो प्रश्न थे ये त्रिज्याओं और उसकी भुजा पर आधारित प्रश्न थे। चलिए ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, यह वाला जो प्रश्न है, ये जो प्रश्न पूछा गया है, यह प्रश्न वैसे 2016 में पूछा गया था, ये 2016 में है, और ये इस तरह से भी प्रश्न एनसीईआरटी का प्रश्न है। अब हम देखते हैं इस वाले प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रही बात ने, बहुत अच्छे से पढ़ना, और सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे इसके, और इन्हीं में से कोई न कोई प्रश्न आपको मिल ही जाएगा। तो देखिए है यह प्रश्न जो है हमारा, यह प्रश्न पूछा गया है 14 15 16 19, और एक सन और है 14 15 19 22, इस तरह से भी प्रश्न पूछे गए हैं। 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात करो, यूनिट सेलों की संख्या बतानी है। देखो पहली बात तो समझो, इसमें कह रहा है कि कितनी मात्रा दी गई है, 58.5 ग्राम NaCl में यूनिट सेलों की संख्या क्या होगी। इसका मतलब यूनिट सेलों की संख्या क्या होगी, यूनिट सेल। अच्छा यह बताओ, हमने पढ़ा था कि NaCl के में माने एक NaCl माने NaCl का अगर यूनिट सेल बनाना हो, NaCl का अगर यूनिट सेल बनाना हो तो उसमें 4 NaCl अणु लगते हैं।
याद कर लेना इस बात को। पीछे हम पढ़ाए हैं, आप लोग अगर सीरियल से देखते आएंगे, देखिए हमारी 17वीं वीडियो है, और सीरियल से देखते आएंगे तो सब बातें समझ में आएंगी आपको। तो याद करना, NaCl जो अणु है, NaCl की जो यूनिट सेल में 4 NaCl अणु होते हैं। क्लियर हुआ? माने एक यूनिट सेल में 4 NaCl अणु होते हैं। तो अब हमें दिया है कि बताओ 58.4 ग्राम में NaCl कितने होंगे। NaCl के कितने यूनिट सेल बनेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि 58.5 ग्राम में 58.5 ग्राम में NaCl के अणुओं की संख्या निकालेंगे। ध्यान रखना, लक्ष्य आपका क्या है, सबसे पहले NaCl 58.5 ग्राम NaCl में अणुओं की संख्या निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ग्राम को मोल में बदलेंगे। फिर क्या होगा, एक मोल में अणुओं या परमाणुओं की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। तो इतने मोल में कितने हो जाएंगे, तो अणुओं परमाणुओं की संख्या हो जाएगी। और हम ये जानते हैं कि एक यूनिट सेल NaCl का एक यूनिट सेल 4 NaCl अणुओं से मिलकर बना है। तो उन अणुओं में 4 से भाग कर देंगे तो हमें यूनिट सेलों की संख्या निकल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। समझ में आई बात? नहीं आई हो तो आप यहाँ पर समझने का फिर से प्रयास करिएगा। देखो सॉल्यूशन में जो सबसे पहले दिया है, सबसे पहले NaCl का भार कितना दिया है, लिखेंगे 58.5 ग्राम NaCl में मोलों की संख्या मोलों की संख्या निकालते हैं तो कैसे, पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार। अब देखो सोडियम का परमाणु भार 23, क्लोरीन का 35.5। अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे, सॉल्व करेंगे तो इतना ही आंसर आएगा, यानी आएगा 58.5 बटे 58.5। जब काटेंगे कितना मोल आएगा, बराबर 1 मोल। कितना मोल आएगा, 1 मोल आएगा। क्लियर बात हो गई? तो पहले मोल में बदलेंगे। इस तरह से इस टाइप के प्रश्नों को सबसे पहले किस में बदलेंगे, मोल में क्या कर लेंगे, बदल लेंगे। तो मोल बराबर पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार होता है। 11वीं में आपने पढ़ा होगा, आप नहीं पढ़े हैं फिर भी आप ध्यान रखना, मोल बराबर पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार। ठीक है, अब बताओ, हमें यह पता है कि चूंकि 1 मोल, ये तो जानना पड़ेगा, चूंकि 1 मोल में NaCl के अणुओं, 1 मोल में 1 मोल दिया है, तो 1 मोल में अणुओं या परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, अवोगाद्रो संख्या के बराबर। सूत्र आपको जानना पड़े, अणुओं या परमाणुओं की संख्या, अणुओं या परमाणुओं की संख्या बराबर होती है अवोगाद्रो संख्या के बराबर, यानी कि 6.022 गुणे 10 की पावर 23। ये अणुओं की संख्या इतनी होती है। ये आपको पहले से याद करना पड़ेगा, माने जानना पड़ेगा। तो 1 मोल में अणुओं या परमाणुओं की संख्या Na बराबर 6 इतनी होती है। तो इसका मतलब हमें 1 मोल में, इसलिए 1 मोल में NaCl के अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 1 मोल में जो इतना होगा। 1 मोल में NaCl के अणुओं की संख्या
एक मोल में NaCl के अणुओं की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? इतने हो जाएगी 6.022 गुणे 10⁻23 अणु। किसके अणु हो जाएंगे? NaCl के। तो एक मोल में अणुओं या परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? इतनी होती है। तो चूंकि एक मोल में है तो हमें एक मोल प्राप्त भी हुआ, तो एक मोल NaCl के अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? उतने अवगाद्रो संख्या के बराबर होती है। तो एक मोल हमें, चूंकि मोल एक मोल आया है तो हमें जो पता है पहले से इतना होता है, तो एक मोल NaCl भी हमें प्राप्त हुआ। तो एक मोल में अणुओं की संख्या कितने? अगर 2 मोल आता तो 2 से गुणा करते, 3 मोल आता 3 से गुणा करते, अगर 1/2 मोल आता तो 1/2 से गुणा करते, लेकिन हमें 1 मोल मिला है तो जितनी यह संख्या उतनी संख्या इसकी भी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर 1 मोल माने 1 मोल में, या कहेंगे 58.5 ग्राम, 1 मोल का मतलब 58.5 ग्राम NaCl में अणुओं की संख्या अगर इतनी हो गई, और हम जानते हैं कि 4 NaCl के अणु अगर मिलते हैं तो 1 यूनिट सेल मिलता है, माने 4 NaCl अणु मिलते हैं तो 1 NaCl अणु 1 यूनिट सेल बनता है। तो इतने अणु हैं तो कितने यूनिट सेल हैं? अतः यहाँ पर हम लिख देते हैं अतः यूनिट सेलों की संख्या। अब यहाँ पे लिख रहे हैं अतः लिखेंगे, अतः है न लिखे, अतः 58.5 ग्राम में यूनिट सेलों की NaCl में इकाई सेलों की संख्या में यूनिट सेल बराबर, तो बताओ कुल NaCl के अणु कितने हैं? 6.022 गुणे 10⁻23 इतने कुल अणु हैं, और 4 NaCl अणु से 1 यूनिट सेल बनता है। तो कितने से गुणा हो जाएगा? भाग हो जाएगी 4 से। तो 4 ये करेंगे तो 4 एकन्नम 4 पॉइंट, 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20, फिर 0 आएगा, 4 पच्चे 20 गुणे 10 की पावर आप लिख सकते हो 23, 1.505 गुणे 10 की पावर 23 क्या? यूनिट सेल। क्या आ जाएंगे? यूनिट सेल आ जाएंगे। ठीक है। तो इतने यूनिट सेल बनेंगे। आपको इसको हम फिर से समझा देते हैं, जिससे अभी हम 2 सवाल और लेंगे, 3 सवाल करेंगे इस पर, 3 नहीं लगभग 4 सवाल हो जाएंगे। देखिए प्रश्न क्या जो कह रहा है उसको समझेंगे। कह रहा है कि भाई 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या। तो पहले जानना पड़ेगा कि कितने, एक यूनिट सेल को बनाने के लिए कितने NaCl अणु लगते हैं। तो हमने बताया कि एक यूनिट सेल बनाने के लिए 4 है। जैसे मान लीजिए इस रूम को बनाना है, तो मान लेते हैं इस रूम को बनाने के लिए 4 NaCl अणु लगते हैं, तब जाकर के एक रूम बनता है। तो अगर हमें दे दिया हो, बताओ हमारे पास 58.5 ग्राम NaCl है, माने 58.5 ग्राम NaCl है, तो उसमें कितने यूनिट सेल बनेंगे? तो पहले ग्राम को मोल में बदलना पड़ेगा। ठीक है। फिर मोल में हम अणुओं या परमाणुओं की संख्या उसके, तब मोल में हम उसके अणुओं की संख्या देखेंगे। जब हमें अणुओं की संख्या मिल जाएगी तो हमें जानते हैं कि एक रूम 4 NaCl अणु से मिलकर बनता है। तो हमारे पास कितने हैं? इतने अणु हैं NaCl के। तो बताओ इतने अणु हैं NaCl से कि अणु हैं, तो 4 NaCl अणु एक रूम को बनाता है। इतने अणु NaCl के कितने रूम को बनाएंगे? तो हमारे पास 1.505 इंटू 10⁻23 यूनिट सेल होंगे जो इस एक रूम जैसे बनेंगे, माने उसकी संख्या इतनी हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई है। तो इस तरह से हमने कुछ इस प्रश्नों को किया, और समय देख लेते हैं, इसके बाद फिर चलिए ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग इस वीडियो को
बार बार देखिएगा, जितनी बार आप देखेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोग अगर सब्सक्राइब वगैरह नहीं, सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं करेंगे, थोड़ा मनोबल लो हो सकता है। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आपको पूरे मतलब जितने भी मैटर हैं जो सारे स्टेट के जो ज़्यादा से ज़्यादा पूछने की संभावना हो, जो किताबों में दिए हैं, सबको हम थोड़ा थोड़ा करके 20-25 आधे घंटे की वीडियो में आपको देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।